हेलो सुपर लर्नर्स। हमने शुरू किया था एक चैप्टर जिसका नाम है मेजरमेंट ऑफ मैटर फ्रॉम क्लास 9, जिसका आज हम देखने वाले लेक्चर नंबर 2। और इस लेक्चर में हम वो सारी चीजें देखेंगे जो भी पेज नंबर 48 टू 54 पे है। माय नेम इज शुभम झा, एन एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफाइड मेमोरी कोच एंड अ क्रिएटिव लर्नर। और इस चैप्टर को हम 3 पार्ट में देख रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 जिसमें हमने ऑलरेडी बात कर ली है 46 टू 47 पे आने वाली सारी चीजों के बारे में, जो ऊपर के आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेक्चर नंबर 2 जो करंटली आप देख रहे हो, और लेक्चर नंबर 3 54 टू 57 इस पेज नंबर पे जो भी चीजें लिखी हैं उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। और भी बहुत सारे चैप्टर 9 स्टैंडर्ड से अपलोडेड है। डिस्क्रिप्शन में आपको उन चैप्टर्स के भी लिंक मिल जाएंगे, तो आप उन चैप्टर्स को भी जाकर के देख सकते हो। आपके प्रिपरेशन में हेल्प हो जाएगी। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। स्टूडेंट्स, ये नोट्स, अगर आपको ऐसे नोट्स चाहिए जो मैं थोड़े दिनों में डालने वाला हूं, या फिर इससे रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक है t.me class9 शुभम। ऐसा आप टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हो, या फिर इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैप्टर में, अगर मैं इस चैप्टर की बात करता हूं, तो इस चैप्टर में तुम वो सारी चीजें पढ़ते हो 60% जो तुमने ऑलरेडी 8 स्टैंडर्ड में पढ़ा है, और कुछ नई चीजें पढ़ते हो 40% जो मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं। देखो, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, आराम आराम से सुनोगे, सब समझ में आ जाएगा। लेट मी चेक कि रिकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा है। सो रिकॉर्डिंग हो रहा है, इट्स फाइन। एटम के बारे में बात करने वाले हैं, उसके साइज के बारे में बात करने वाले हैं, मास के बारे में बात करेंगे, और वैलेंसी के बारे में बात करेंगे, और ये लेक्चर पूरा खत्म हो जाएगा। देखिए, अगर मैं एक एटम की बात करूं, तो एटम होता क्या है? किसी भी मैटर का सबसे छोटा हिस्सा। तो देखो, कोई भी मैटर ले लो, एग्जांपल के लिए एक बॉल है मेरे पास, ठीक है? तो ये जो पूरा का पूरा मैटर है वो बना किससे है? इट इज मेड अप ऑफ एन एटम। ये जो पूरा का पूरा मैटर है, ये बॉल जो है, ये एटम से बना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दिस एटम्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मैटर अराउंड अस? ये जो एटम्स हैं, ये मेरे आसपास में जो भी मैटर है उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स है, उसकी सबसे छोटी नींव है, सबसे छोटी चीज है। कि बिल्कुल कह सकता हूं। मूविंग फर्दर स्टूडेंट्स, एटम जो होता है उसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं 3। कितने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब एटम के अंदर जो पार्टिकल्स। तो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं एक एटम का ऐसा इमेज बनाता हूं, तो जो सेंटर जो है, ठीक है, जो ये सेंटर होता है, इसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन होता है। तो आप देख सकते हो, ब्लू कलर से दिखाया मैंने। तो ये पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, मतलब प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, येलो कलर से जो मैंने दिखाया वो न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। ये दोनों ही प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, जिस जगह का नाम है न्यूक्लियस। ये जगह को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। और इसके बाजू में ऑर्बिट्स है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स निगेटिवली चार्ज होते हैं। मेरे ख्याल से ये सब आपने 8 स्टैंडर्ड में ही पढ़ा होगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम नाम के एक चैप्टर में। थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ नई बातें करते हैं। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स साथ में होते हैं न्यूक्लियस में, और इनको बुलाया जाता है न्यूक्लियॉन्स। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस में साथ में होते हैं, और इसको बुलाया जाता है न्यूक्लियॉन्स। तो यहां पे प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, साथ में इसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। अगर मैं बात करूं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट की, तो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में निगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स होता है, जो रिवॉल्व कर रहा होता है ऑर्बिट के अंदर। ये भी आपको पता है। तो इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है, और ये ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते रहता है न्यूक्लियस के बाजू में। मूविंग फर्दर स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करता हूं एटॉमिक साइज की, तो देखो, एटम इतना छोटा है बच्चों, इतना छोटा है कि इसका एटॉमिक साइज का कल्पना करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। तो एक एग्जांपल समझ लो कि एक फुटबॉल एक बड़े से शहर में, तो एक बड़े से शहर में अगर एक फुटबॉल होगा, तो उसको कैसे ढूंढोगे तुम? इट इज सो स्मॉल ना, बहुत बड़ा शहर और छोटा सा फुटबॉल। मगर हमारे पास फील्ड आयन माइक्रोस्कोप होता है, जो क्या कर सकता है? एक एटम के इमेज को मैग्नीफाई कर सकता है, और खाली यही माइक्रोस्कोप कर सकता है, बाकी नॉर्मल माइक्रोस्कोप से हम नहीं कर पाएंगे। तो अगर मैं एक एटम लेता हूं, ये एटम बेसिकली हमारे पास इरिडियम का है, और इसको अगर मैं जूम करता हूं उस फील्ड आयन माइक्रोस्कोप में, तो मुझे कुछ ऐसा इमेज मिलता है। ठीक है? तो ये गूगल से उठाया हुआ इमेज है, जो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर रहा हूं। एंड एक बार मैं चेक कर रहा हूं कि रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी नहीं होता बच्चों। आई होप कि तुम समझोगे तुम्हारे भाई की दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एटॉमिक साइज के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो एटॉमिक साइज को डिटरमाइन करने के लिए हमें पता होना चाहिए एटॉमिक रेडियस। अब व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? तो फर्स्ट करो कि मेरे पास एक एटम है, जहां पे न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, और ये सेंटर है। ठीक है? तो मान लेते हैं ये सोडियम का एटम है एग्जांपल के लिए। ठीक है? तो इसके सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्या बोला मैंने? सेंटर से लेकर के आउटर मोस्ट ऑर्बिट, क्योंकि ये सर्कल है, तो इसका रेडियस क्या होगा? सेंटर टू लास्ट वाला जो सर्कल है वहां तक का आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये जो होता है इसको एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। इसी एटॉमिक रेडियस से हम क्या करते हैं? हम कैलकुलेट कर सकते हैं एटॉमिक साइज। तो देखो, द एटॉमिक रेडियस इज ऑफ एन आइसोलेटेड एटम। कोई अलग से एक एटम ले लेते हैं हम, एक अलग से खाली एक एटम लिया है। आइसोलेटेड एटम का मतलब होता है एक एटम।
इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इट्स आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। आई होप कि सभी को क्लियर हो गया होगा, काफी सिंपल है ये, काफी मजेदार भी है। लेट्स मूव फर्दर। अब बात कर रहे हैं हम, द एटॉमिक साइज डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स इन द एटम। तो जैसे कि अभी तुमने यहां पे देखा, तो यहां पे कितने ऑर्बिट है, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट। तो ये ऑर्बिट कितने हैं उस पे भी एटॉमिक का साइज डिपेंड करता है। एटम का जो साइज होता है ये नंबर ऑफ ऑर्बिट पे भी डिपेंड करता है। अब मैं तुम्हें समझाता हूं। मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा ऑर्बिट है, ये एक एटम है, ठीक है, जिसमें एक दो तीन ऑर्बिट है। ऑब्वियसली ये छोटा होगा। इसमें देखो एक दो तीन चार ऑर्बिट है, तो ये बड़ा होगा। तो क्या बोल सकता हूं मैं, ये बड़ा है और ये छोटा है। फॉर एग्जाम्पल एन एटम ऑफ के, ये जो के है पोटेशियम, ये बड़ा होगा देन एटम ऑफ Na सोडियम। सोडियम से पोटेशियम बड़ा होगा, क्यों? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ज्यादा है। अच्छा भैया, अगर दो एटम में सेम ऑर्बिट रहेगा तो बात करते हैं उस चीज के बारे में। लेकिन पहला पॉइंट क्या है, द ग्रेटर द नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, अगर ऑर्बिट्स के नंबर ज्यादा है, लार्जर इज द साइज, ज्यादा बड़ा होगा उसका साइज। पॉइंट नंबर 1 समझ में आया। पॉइंट नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। मान लो इफ टू एटम्स हैव सेम आउटर मोस्ट ऑर्बिट, मतलब जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है अगर वो सेम रहेगा, तो लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज स्मॉलर। नहीं समझा? देन द एटम हैविंग लार्जर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर दो एटम है, मान लेते हैं कि हमारे पास दो एटम है, एक सोडियम है और एक मैग्नीशियम है, दोनों में सेम नंबर ऑफ सेल है, एक दो तीन, एक दो तीन। सोडियम में भी तीन है, मैग्नीशियम में भी तीन है। तो छोटा कौन होगा और बड़ा कौन होगा? तो वो एटम छोटा होगा जिसके बाहर वाले शेल में, सबसे लास्ट वाले सेल में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो सोडियम केस में कितने इलेक्ट्रॉन है, लास्ट वाले सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, देख रहे हो तुम? सोडियम केस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये बड़ा है, और इसमें दो इलेक्ट्रॉन है, तो ये छोटा है। जिसमें ज्यादा रहेगा वो छोटा होगा। लास्ट वाले अगर नंबर ऑफ सेल सेम है, तो जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होगा आउटर मोस्ट सेल में, वो छोटा होगा। तो हम कह सकते हैं फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम इज स्मॉलर देन सोडियम। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ सेल्स आर सेम इन मैग्नीशियम एंड सोडियम, बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ मैग्नीशियम इज मोर देन दैट ऑफ सोडियम। यहां तक कीजिए, आगे बढ़ते हैं। एटॉमिक रेडियस को मैं एक्सप्रेस करता हूं नैनोमीटर में। अब आप सोच रहे हो ये नैनोमीटर क्या है? मीटर सुना है, सेंटीमीटर सुना है, लेकिन ये नैनोमीटर क्या होता है? तो देखो, एक नैनोमीटर मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। एक नैनोमीटर मतलब कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, जिसका मतलब ये इतना छोटा है, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 1, ये इतना छोटा होगा, इतना मीटर, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन एटम 0.1 नैनोमीटर का होता है, या फिर आप बोल सकते हो 10⁻⁻10 मीटर का होता है। वाटर मॉलिक्यूल 1 नैनोमीटर का होता है, 10⁻⁹ मीटर का बोल सकते हो आप। ठीक है, हेमोग्लोबिन जो आपके ब्लड के अंदर होता है वो 10 नैनोमीटर का होता है, जो आप लिख सकते हो 10⁻⁸ मीटर। तो ये कुछ डेटा दिया है जो आपके टेक्स्ट बुक में था, तो मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक नैनोमीटर मतलब कितना मीटर, तो आप लिखोगे 10⁻⁹ मीटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको पता है, तुम्हारा भाई क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो क्वेश्चन है, न्यूक्लियॉन्स कंसिस्ट ऑफ, न्यूक्लियॉन्स किससे बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, बोथ बी एंड सी। आपको फट से बताना है क्या है इसका आंसर, कमेंट करके। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, एटॉमिक रेडियस इज एक्सप्रेस्ड इन, एटॉमिक रेडियस को हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं? सेंटीमीटर, नैनोमीटर, मिलीमीटर, पिकोमीटर। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं एटॉमिक मास की। देखो यहां से जो चीजें आएंगी ना, वो तुम्हारे लिए थोड़ी नहीं होंगी, तो तुम्हें थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा भाई। लेकिन टेंशन मत लो, तुम्हारा भाई है जो तुम्हें सब कुछ सिखाएगा। यू डू शेयर दिस वीडियो टू एनीवन जिसको ये कॉन्सेप्ट पे थोड़ी दिक्कत है। और हाँ, अगला चैप्टर जो मैं आपका डालूंगा इसके बाद, वो डाल दूंगा इकोसिस्टम, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इकोसिस्टम मांग रहे हैं। तो आप जब भी ये देखते हो तो पूरा प्लेलिस्ट जरूर चेक करना 9th स्टैंडर्ड का जा करके। लेट्स टॉक अबाउट एटॉमिक मास एनीवे। तो एटॉमिक मास मतलब क्या होता है कि एटम का मास। अभी देखो दो बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट आएंगे जिसको तुम्हें एकदम आराम से समझना है, जुगाड़ पे ध्यान देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। The most remarkable concept of Dalton's atomic theory, तो 9th स्टैंडर्ड में तुमने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी, तो उसमें जो मोस्ट रिमार्केबल कॉन्सेप्ट था दैट वाज एटॉमिक मास। तो एटम के मास के बारे में जो डाल्टन ने बात करी थी ना, वो सबसे अच्छी बात करी थी उसने, रिमार्केबल बात करी थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। अच्छा, अकॉर्डिंग टू हिम ईच एलिमेंट हैज अ कैरेक्टरिस्टिक एटॉमिक मास। तो डाल्टन को ऐसा लगता था कि हर एक एलिमेंट के पास एक अपना एटॉमिक मास होता है, हर एक एलिमेंट के पास। तो मान लो मेरे पास सोडियम है, तो सोडियम का एक मास होगा, हाइड्रोजन का एक मास होगा, कार्बन का एक मास होगा। तो कैसे निकाला गया था एटॉमिक मास, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक इमेज डाला है जिससे तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कंपेयर कर रहे हैं हम। देखो बात करते हैं। ठीक है, वन सोडियम एटम
ठीक है, वन सोडियम एटम। तो एग्जांपल वो जाने देते हैं, वन सोडियम एटम को जाने देते हैं, यहां पे देखते हैं। तो बच्चा ये एक एटम है, काफी भारी भरकम सा एटम लग रहा है ये, ठीक है। अब मुझे इसका अगर मास निकालना है तो क्या होता है, एटॉमिक मास पहले होता क्या है वो देखते हैं। तो द मास ऑफ एन एटम, अगर मैं किसी भी एक एटम का अगर मास की बात करता हूं, इज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब वो कहां पे है सबसे ज्यादा, इन इट्स न्यूक्लियस। किसी भी एटम का जो मास होता है वो उसके न्यूक्लियस में होता है। ये वाला तो बहुत ही हल्का होता है, एकदम निग्लिजिबल होता है, ठीक है। तो एटम का मास का होता है उसके न्यूक्लियस में होता है, सारा का सारा वजन उसके न्यूक्लियस में है। समझ गए पहला पॉइंट। अच्छा, एंड इट इज ड्यू टू द न्यूक्लियस में क्या है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण जो भी उसका एटॉमिक मास है वो है। कैसे लिखेंगे भैया, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, यहां पे जितने भी प्रोटॉन है वो और जितने भी न्यूट्रॉन है सबको जोड़ दो। मान लो कि 4 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है, बताता हूं आगे। इज द एटॉमिक इन द एटॉमिक न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक मास ऑफ अ नंबर। मतलब अगर तुमसे कोई पूछता है कि एटॉमिक मास क्या है किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का, तो तुम क्या बोलोगे, एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसमें कितना प्रोटॉन है और कितना न्यूट्रॉन है, सिंपल। अगर 4 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है तो एटॉमिक मास क्या हो गया, 8 हो गया। 6 प्रोटॉन है 4 न्यूट्रॉन है तो एटॉमिक मास 10 हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। इसी है, एकदम इजी है, एकदम इजी है, ठीक है। और रिप्रेजेंट किससे करता है एटॉमिक मास को, ए से करते हैं, ए से एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एटॉमिक मास और बातें करते हैं इसके बारे में। सिंस द एटम्स आर वेरी 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 टाइनी, एटम जो होते हैं बहुत 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 ही ज्यादा छोटे होते हैं। साइंटिस्ट को बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी मेजर करने में एटम का मास एक्यूरेटली। एटम का मास एक्यूरेटली मेजर नहीं करा जा सकता है। अब मान लेते हैं बच्चों कि मेरे पास कुछ मेजर करने के लिए नहीं है और मुझे ये वाला पेन, मैं एक बार देख लेता हूं कि तुम्हें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो मुझे ये वाला पेन, ठीक है, और इसका मास मेजर करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या बोलूंगा कि ये वाला जो पेन है ये इससे मेरे एक उंगली इतना बड़ा है। मैंने क्या किया, तुम्हें थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। और बातें करते हैं चलो। इसीलिए देयरफॉर द कांसेप्ट ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एन एटम वाज पुट फोर्थ। रिलेटिव मास मतलब मान लो कि मैं अभी जहां पे बैठा हूं, ठीक है, तो मुझे पता नहीं कि ये जो टेबल है वो कितना बड़ा है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे हाथ का इस्तेमाल करूंगा, आई रिलेट इट विद माय हैंड। 1 2 3, तो मैं बोलूंगा 3 बित्ता है, समझ रहे हो। तो मैं ऐसे करूंगा 1 2 3। मैंने क्या किया, इसको एक रिलेटिव चीज यूज किया, मैंने इसको एक रिलेटिव किया कि इसके इतने बराबर, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। समझ गया, मतलब हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जैसे कि बच्चों तुमको एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं। ये वाला जो तराजू होता है इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक्चुअली मेजर नहीं करते हैं, इसमें हम कंपेयर करते हैं। यहां पे मैं 5 किलो डालूंगा और यहां पे 5 किलो का सब्जी डालूंगा, मैं बोलूंगा दोनों बराबर है, मतलब इतना है। अच्छा, इससे कम है तो इतना कम है इसके मुकाबले। समझ में आया। तो हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उसको ही बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव मास ऑफ एन एटम। हम किसी से रिलेट करेंगे। खैर कोई बात नहीं, आगे बात करते हैं हम। द हाइड्रोजन एटम बीइंग द लाइटेस्ट वाज इनिशियली चूजन एज द रेफरेंस एटम। हाइड्रोजन एटम जो होता है तुम्हारे पूरे पीरियोडिक टेबल में, तुम्हारे पास जितने भी एलिमेंट है उसमें जो हाइड्रोजन एटम होता है वो सबसे हल्का होता है। तो क्योंकि ये सबसे हल्का था तो इसको चूज किया गया था एज अ रेफरेंस एटम। तो हम हाइड्रोजन के मुकाबले देखेंगे कि कोई भी हाइड्रोजन के मुकाबले कितना बड़ा है। अच्छा देखो, द रिलेटिव मास ऑफ एन एटम ऑफ हाइड्रोजन विच हैज ओनली 1 प्रोटॉन। तुमसे एक सवाल पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन के पास कितना प्रोटॉन होगा, तो तुम बोलोगे 1। हाइड्रोजन के पास कितना न्यूट्रॉन होगा, 0। हाइड्रोजन के पास एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। इन इट्स न्यूक्लियस वाज एक्सेप्टेड एज 1। तो देखो ये मेरे पास हाइड्रोजन है, लाइटेस्ट एटम है, क्यों, क्योंकि इसका जो एटॉमिक मास है इसमें 1 प्रोटॉन है और 0 न्यूट्रॉन है। तो इसका मास कितना हो गया, 1 हो गया। होल नंबर है 1, समझ रहे हो, इसमें कोई भी डेसिमल नहीं है। तो ये एक बात याद रखना कि हाइड्रोजन के एटम में खाली प्रोटॉन होता है, एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। और कितने प्रोटॉन होते हैं, एक ही प्रोटॉन होता है। लेट्स मूव फर्दर। अब देखो बच्चा, हेंस नाउ, अब एक एक लाइन को समझते जाओ। द मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट वाज रिलेटेड और कंपेयर्ड विद मास ऑफ द एटम ऑफ हाइड्रोजन एज टेकन एज स्टैंडर्ड, ठीक है। तो जो हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास 1 था उसको हमने क्या किया, एक स्टैंडर्ड कंपेयर किया और बाकी सबको हम उससे रिलेट करेंगे। एग्जांपल के लिए ले लो कि मेरे पास नाइट्रोजन है, ठीक है। तो नाइट्रोजन को हम क्या बोलेंगे कि नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 है, तो हम बोलेंगे कि 14 हाइड्रोजन के बराबर है। नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास है वो 14 हाइड्रोजन के बराबर है। तो 14 हाइड्रोजन मतलब 1 2 3 4 5 6 7 और 10 7, तो 7 7 14। तो 14 हो गया टोटल, ये हो गया 14। तो ये 14 है। तो हमने बोला इतना अगर मैं हाइड्रोजन लेता हूं, मुझे हाइड्रोजन का मास पता था 1 है, तो मैं हाइड्रोजन रखता गया और नाइट्रोजन को ऐसे बाजू में रखा था और हाइड्रोजन बढ़ाता गया। जब यहाँ पे 14 हाइड्रोजन हुआ तो ये दोनों बराबर हो गए, समझ लो। तो मैंने क्या बोला कि एक नाइट्रोजन का वजन
14 हाइड्रोजन के बराबर है, मतलब 14 है। समझ में आया? तो द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम इज 14 टाइम्स दैट ऑफ अ हाइड्रोजन एटम। इसको बोलते हैं रिलेटिव मास। इसको क्या बोलते हैं? रिलेटिव मास। इनिशियली किसको लिया गया था? हाइड्रोजन को लिया गया था। इसी तरीके से बच्चों में क्या बोल सकता हूं? द रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। तो हम लिखते भी कि रिलेटिव मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14। इसी तरीके से बच्चा मैं ऑक्सीजन का निकाल सकता हूं 16, सोडियम का निकाल सकता हूं 23, एल्यूमिनियम का निकाल सकता हूं 27 और फास्फोरस का निकाल सकता हूं 31। मतलब क्या होगा? एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, एक ऑक्सीजन का एटम मान लेते हैं, एक ऑक्सीजन का एटम 16 हाइड्रोजन के बराबर है, एक सोडियम का एटम 23 हाइड्रोजन के बराबर है, एक एल्यूमिनियम का एटम 27 हाइड्रोजन के बराबर है, एक फास्फोरस का एटम 31 हाइड्रोजन के बराबर है। ये मुझे इससे समझ आता है। ठीक है, तो हमने हाइड्रोजन को ऐसा स्टैंडर्ड लिया था। लेकिन समय के साथ क्या हुआ बच्चों? यहां पे ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। समय के साथ क्या हुआ कि ऑन दिस स्केल द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ मेनी एलिमेंट्स केम आउट टू बी फ्रैक्शनल। मतलब यार 2.3 आ रहा था, 3.4 आ रहा था, 73.3 आ रहा था, तो फ्रैक्शनल वैल्यू आ रहा था। अब हमने तो होल नंबर लिया था हाइड्रोजन का, तो यार कुछ तो गड़बड़ है। समझ रहे हो तुम? कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है यार। फ्रैक्शन में तो नहीं चलेगा ना, आधा हाइड्रोजन थोड़ी ले पाएंगे हम। आप समझ रहे हो ना? चलिए, तो हमने क्या किया, देयरफॉर इन द कोर्स ऑफ टाइम, अब यहां पे गड़बड़ हो रहा था, फ्रैक्शन वाली वैल्यू हमें मिल नहीं रही थी। सम अदर एटम वेर चूजन एज रेफरेंस एटम। हमने किसी और एटम को एज अ रेफरेंस एटम चूज किया। तो हमने क्या किया, इन 1961 कार्बन को सिलेक्ट कर लिया एज अ रेफरेंस एटम। हमने बोला कि भाई अब हम सबको कार्बन से कंपेयर करेंगे। अब कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12। जब मैंने हाइड्रोजन से कंपेयर किया कार्बन को, तो 12 हाइड्रोजन रखने के बाद मुझे एक कार्बन का बराबरी हुआ। जब मैंने इस वाले स्केल पे 12 हाइड्रोजन रखे, तब मुझे यहां पे एक कार्बन ऐसे बराबर हुआ। तो क्या मैं कह सकता हूं कि एक कार्बन में 12 हाइड्रोजन है? क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? तो ये इसका 12 कैसे है एटॉमिक मास, समझ में आया? तो अगर मैं कार्बन के 12 टुकड़े करता हूं, मान लो कार्बन को मैं 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूं, तो एक यूनिट क्या है? एक हाइड्रोजन के बराबर है। समझ रहे हो ना? तो ऐसे जब मैंने 12 हाइड्रोजन रखे, तब मुझे एक कार्बन मिला। तो अगर मैं इसके 12 टुकड़े करता हूं, तो एक यूनिट क्या होगा? एक हाइड्रोजन के बराबर होगा। तो हेंस द रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो हमने कहा कि हाँ, रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन 1 सेटिस्फाई हो रहा है, तब हम कार्बन को रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या लिखा है, द मास ऑफ 1 प्रोटॉन एंड 1 न्यूट्रॉन ऑन द स्केल ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास इज अप्रोक्सीमेटली 1। तो हम बच्चा एक प्रोटॉन या फिर एक न्यूट्रॉन का मास भी 1 ही लेते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर ये लाइन नहीं भी समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये समझ में आ गया कि हाइड्रोजन के मुकाबले लेते हैं। बाद में हमने बोला कि 12 हाइड्रोजन के मुकाबले एक कार्बन है, और अब हम कार्बन को लेंगे। ठीक है, दैट्स इट। यहां पे कुछ क्वेश्चंस आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए, द रिलेटिव मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम ईच क्या है बताओ? 1, 1.5, 0.9 और 2। देख, तो मैं देख रहा हूं आजकल बच्चे कमेंट नहीं करते, इतनी मेहनत करना छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, नहीं तो कमेंट करा करो। चलो, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ डैश, यहां पे आपको बताना है। मास ऑफ 14 हाइड्रोजन एटम, 14 हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू डैश, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन। अब हम बात करेंगे कुछ नई चीजों का, जिसका नाम है द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट। यहां पे लिख के दिया है, तो जैसा हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 4, लिथियम का 7, बेरिलियम का 9, बोरॉन का 11, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14। इसी तरीके से ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियॉन का 20, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, एल्यूमिनियम का 27, सिलिकॉन का 28। ये सारे होल नंबर है, ये सारे आप अपने नोटबुक में लिख लेना, जिससे आपको ये याद हो जाए। ठीक है, चलिए, फास्फोरस का 16, सल्फर का 19, क्लोरीन का 20, आर्गन का 23, पोटेशियम का 24, कैल्शियम का 27। ये सब लिख लो, सिंपल है, एज इट इज याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। आज की डेट में अगर देखता हूं, हैव हाईली एक्यूरेट मेथड्स फॉर मेजरिंग द मास ऑफ एन एटम डायरेक्टली। क्या भैया अब हम कार्बन से कंपेयर करेंगे क्या हर बार? नहीं, अब हमारे पास और भी ज्यादा एक्यूरेट मेथड है मेजर करने का। तो इंस्टेड ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, हाइड्रोजन या कार्बन को लेने की जगह हम क्या करते हैं, यूनिफाइड मास लेते हैं, और इसको हमने एक्सेप्ट कर लिया एज अ यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो यूनिफाइड मास करके एक कॉन्सेप्ट है, जिसको हमने यूज किया है फॉर एटॉमिक मास। अब हम रिलेटिव एटॉमिक मास यूज नहीं करते हैं, बस हमें पढ़ के समझना था कि ऐसा कुछ था। बच्चों, ये जो यूनिफाइड मास है, उसका यूनिट होता है डाल्टन। इसको डाल्टन भी कहा जाता है, इसका यूनिट भी डाल्टन है, और इसका सिंबल होता है यू। आपको याद रखना है। तो एक क्वेश्चन बन सकता है तुम्हारे इसमें कि अब हम कौन सा एटॉमिक मास का तरीका यूज करते हैं, तो आप बोलोगे यूनिफाइड मास। ठीक है, तो उसका यूनिट क्या है, तो तुम बोलोगे डाल्टन। उसका सिंबल क्या है, तो तुम बोलोगे यू। ठीक है, रिलेटिव मास में सबसे पहले किसको लिया? हाइड्रोजन। बाद में किसको लिया? कार्बन। ठीक है, रिलेटिव मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। अब आगे बढ़ते हैं, एक डाल्टन मतलब कितना होगा?
तो एक डाल्टन, यू मतलब डाल्टन है ना, तो एक डाल्टन मतलब होता है 1.66053904 इंटू 10⁻27 kg। ये एक वैल्यू है, याद कर सकते हो कर लो, यहां तक याद करना 1.66, बाकी छोड़ दो, मल्टीप्लाई बाय 10⁻27 kg। आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन है। रिलेटिव मास ऑफ मैग्नीशियम एटम इज, बता देना फट से। सिंबल फॉर यूनिट ऑफ एटॉमिक मास इज डैश, ये भी बता देना फट से। क्वेश्चन नंबर 9 है 1 डाल्टन इज इक्वल टू डैश केजी, ये भी बता देना, तुम्हें बताया था मैंने, ठीक है। अब हम बात करने वाले केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। नाउ बच्चों, केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट्स मतलब क्या होता है कि यार कौन से एलिमेंट को कौन सा सिंबल दिया गया है, समझ रहे हो आप, कौन से एलिमेंट्स को कौन सा सिंबल दिया गया है। तो देखो बहुत ही सिंपल है वैसे तो। डाल्टन ने यूज किया था सर्टन साइंस टू रिप्रेजेंट एलिमेंट, तो जैसे हाइड्रोजन को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते थे वो, कार्बन को ऐसे, ऑक्सीजन को ऐसे, फास्फोरस, सल्फर, आयरन, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, लीड, प्लैटिनियम, मर्क्यूरी। ठीक है भाई, अच्छा है, लेकिन यार इतना याद कैसे रखेगा आदमी, बताओ, सब सिंबल याद रखना पॉसिबल है क्या? नहीं, इसलिए डाल्टन सिंबल आर जस्ट फॉर हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस। तो ये ना मतलब यार ठीक है, इतिहास में किसी ने किया था, बहुत अच्छा किया था, शुरू किया था, लेकिन अब हम वो यूज नहीं करते, दे आर नॉट यूज नाउ। अब आपको ये याद रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं भैया, तो द करंट मेथड फॉर चूजिंग केमिकल सिंबल इज बेस्ड ऑन द मेथड इन्वेंटेड बाय ब्रेजिलियस, ठीक है। तो ये भाई साहब ने जो मेथड दिया था उसको हम यूज करते हैं, और इन भाई साहब ने जो मेथड दिया था वो सिंबल हम IUPAC भी अब वही दे रही है, ठीक है, उसी को यूज करती है। तो टुडे वी यूज सिंबल्स डिटरमाइंड बाय IUPAC। अब IUPAC क्या है? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सभी चीजों का स्टैंडर्ड फिक्स करती है सिंपली, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला, दिस आर ऑफिशियल नेम्स एंड सिंबल आर यूज्ड फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो IUPAC जो नाम देगी ना वो सबको वही यूज करना है, ठीक है, कुछ भी अपने मन का यूज नहीं करना है। मैं इसको पेन बुलाता हूं, तुम भी इसको पेन बुलाओ, ऐसा नहीं कि तुम इसको पेपर बुलाओगे, ऐसा नहीं चलता, ठीक है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड द सिंबल ऑफ एन एलिमेंट इज आइदर द फर्स्ट लेटर, बहुत सिंपल है, ये सब लिखे पे मत जाओ, तुमको अभी समझ में आ जाएगा, और द फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर अनदर स्पेसिफिक लेटर इन इट्स नेम, ठीक है। ऑफ द टू लेटर द फर्स्ट इज रिटन इन कैपिटल एंड द सेकेंड इज इन स्मॉल। तुम जो येलो येलो किया उस पर ध्यान दो। देखो, इस मेथड के हिसाब से जो IUPAC में ब्रेजिलियस ने बताया था, और IUPAC जो यूज करती है, हमें क्या करना होता है कि किसी भी एलिमेंट का इनिशियल लेटर कैपिटल लिखते हैं हम, और उसका सेकेंड, थर्ड या फिर आगे का कोई भी लेटर यूज हो सकता है। तो देखो एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन HYDROGN, हाइड्रोजन है DGEN, ठीक है, DROG, ठीक है। तो हाइड्रोजन का स्टार्टिंग क्या है? H है, तो मैं H यूज करूंगा और उसको कैपिटल लिखूंगा। सिमिलरली ऑक्सीजन O, इसका स्टार्टिंग का O यूज करूंगा, कैपिटल होगा। नाइट्रोजन N, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। तो अब एक सवाल हो सकता है, देयर आर हाउएवर सम एलिमेंट हुज नेम्स बिगिन विद द सेम लेटर। कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनका नाम सेम लेटर से शुरू होता है, जैसे कि कार्बन C से शुरू होता है, कैल्शियम C से शुरू होता है, क्लोरीन C से शुरू होता है, कैडमियम C से शुरू होता है, कॉपर C से शुरू होता है। तो सबको CC बुलाएंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए बोला गया कि हम सेकेंड लेटर भी यूज कर सकते हैं या थर्ड लेटर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वो स्मॉल होगा। अच्छा, जरूरी नहीं कि सेकेंड ही हो, जरूरी नहीं कि थर्ड भी हो, इट डिपेंड्स, ठीक है। तो यहां पे देखो, इन सच केसेस वन एलिमेंट इज गिवन वन लेटर सिंबल। तो एक जो एलिमेंट है, मान लो कार्बन, उसको एक लेटर सिंबल दे दिया, इसको कार्बन बोल दिया, सिंबल C। अब जो अगला एलिमेंट होगा, जैसे कि बट ऑल द अदर एलिमेंट्स इज गिवन टू लेटर सिंबल, बाकी सबको हम टू लेटर सिंबल देंगे। जैसे कैल्शियम को हम CA से रिप्रेजेंट करेंगे, पहला वाला कैपिटल, दूसरा वाला स्मॉल, स्टार्टिंग के दो, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड लेटर। अब देखो, द अनदर लेटर मे और मे नॉट बी द सेकंड लेटर, जरूरी नहीं है कि जो दूसरा वाला लेटर होगा वो हमेशा सेकंड लेटर ही होगा, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। जैसे कि अगर कैडमियम की बात करूं तो कैडमियम को CD बोलते हैं, CA नहीं बोलते, क्योंकि CA से तो कैल्शियम है, तो हम क्या बोलेंगे, CD यूज कर लेंगे। अब CD से अगर कैडमियम हो गया तो अगले वाले में हम CM यूज कर लेंगे, ऐसा होता है, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड लेटर भी यूज कर सकते हैं हम। अच्छा बच्चों, एक और बात, देयर इज अनदर लेटर में और मे नॉट बी द सेकंड लेटर, ठीक है। तो जैसे क्लोरीन देखो, तो हम क्लोरीन को हम Cl यूज करते हैं, CH नहीं यूज करते, ठीक है। तो फर्स्ट और थर्ड लेटर यूज कर रहे हैं। इसी तरीके से बच्चों कुछ कुछ क्या होता है, हम इंग्लिश नाम के जगह किसी किसी में हम क्या यूज करते हैं, हम उसका दूसरा लैटिन नेम या ग्रीक नेम भी यूज करते हैं, ठीक है। The two letters are the first letter, another letter of the English name or the Latin name of the element। तो लैटिन नेम से भी हम, जैसे हम कॉपर को Cu यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि जो कॉपर का जो लैटिन नेम है वो क्यूपरम है, तो हम यहां से Cu यूज कर रहे हैं। तो तेरी यह प्रैक्टिस आपको अपने आप पता चल जाएगा कौन सा क्या है, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं, बस ये याद रखो कि लैटिन नेम का भी यूज किया जा सकता है। कूल है। अच्छा,
सिंबल ऑफ सम एलिमेंट विद इंग्लिश नेम्स, कुछ एलिमेंट्स का हम इंग्लिश नेम से कुछ सिंबल है वो देख लेते हैं। जैसे कि आयोडीन का आई होता है, यूरेनियम का यू होता है, कोबाल्ट का सीओ होता है, निकेल का एनआई होता है, बेरियम का बीए होता है, ब्रोमीन का बीआर होता है, क्रिप्टॉन का केआर होता है, जेनॉन का जेड एक्सी होता है, मैंगनीज का एमएन होता है, जिंक का जेडन होता है। इसी तरीके से बच्चों हम देख लेते हैं सिंबल ऑफ एलिमेंट्स विद लैटिन नेम, जस्ट प्रैक्टिस के लिए देख लेते हैं, आप लिख लेना, आपको इतना याद रहना चाहिए एटलीस्ट। सोडियम का लैटिन नेम है नेटेरियम और उसको हम Na से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेशियम का लैटिन नेम है कैल्कियम, कैलिकियम, इसको हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग का देखो के यूज हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग का Na यूज हुआ, समझ रहे हो ना तुम कौन सा। आयरन को एफेरम बोलते हैं तो Fe यूज होता है, ठीक है। कॉपर को क्यूपरम बोलते हैं तो Cu है, तो हमने देखा भी था। सिल्वर को अर्जेंटेनम बोलते हैं तो Ag यूज होता है। गोल्ड को ऑरम बोलते हैं तो Au यूज होता है, स्टार्टिंग का Au यूज हो रहा है। मर्क्यूरी को हाइड्राजीरियम बोलते हैं तो Hg यूज होता है, देखो Hg यहाँ का यूज हो गया, जरूरी नहीं कि सेकेंड ही हो। अच्छा, लीड को क्या होता है, प्लम्बम बोलते हैं तो यहाँ पे Pb यूज होता है। टीन को स्टैनम बोलते हैं तो Sn यूज होता है। टंगस्टन को वोल्फ्रम बोलते हैं, जर्मन नेम है ये लैटिन नेम नहीं है, तो इसका W यूज होता है। तो इट इज लाइक डिपेंड करता है। जैसे कुछ तो तुमने मार्वल देखी है, कमेंट करके बताना मुझे। तो थॉर है ना, थॉर, तो थॉर क्या एसगार्ड का राजा है, मतलब बिजली का देवता है, तो एक एलिमेंट है थोरियम। तो ऐसे माइथोलॉजी पे भी नाम दिए गए काफी सारी चीजों के, तो नाम देने का अलग ही कॉन्सेप्ट है, उसमें हम नहीं जाते, लेकिन जो भी हमारे पास है उसको हम पढ़ लेते हैं खाली हमारे टेक्स्ट बुक में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस है। सिंबल ऑफ कैडमियम इज, आप बताओ, आपका नॉलेज टेस्ट होगा बच्चा, आप बताना कमेंट करके। वोल्फ्रम इज द जर्मन नेम ऑफ, किस चीज का है। तो ये सब क्वेश्चंस का आंसर दिया करो, जिससे तुम्हारा नॉलेज थोड़ा सा टेस्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो लेट मी चेक, एवरीथिंग इज फाइन, चेक चेक चेक, ठीक है। और अब आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा भाई यार बड़ी मेहनत कर रहा, बनाने में इतना टाइम लग जाता है कि रिकॉर्ड और बनाना बहुत मुश्किल है, सच बता रहा हूँ, ठीक है। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, ठीक है। अब बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड की, तो अब थोड़ी से अलग कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं हम, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे हम इसके बाद। तो देखो यार, एटम ऑफ सम एलिमेंट सच एज हीलियम, नियॉन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करते हैं। जैसे कुछ एलिमेंट होते हैं जैसे हीलियम, नियॉन, इनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, मतलब अकेला रह सकते हैं ये, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट। हीलियम He, नियॉन Ne, तो ये सब अकेले रह सकता है, अकेले एकदम खुश है भाई, नोबल है हम लोग, नोबल गैस है, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो दो या दो से ज्यादा साथ में रहते हैं, कंबाइन करते हैं मॉलिक्यूल बनाने के लिए, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं, इसको हम लोग पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूलर स्टेट कहते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल ले लो, ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, ये दो ऑक्सीजन हमेशा साथ रहेंगे, तो इसको हम मॉलिक्यूल बोलेंगे, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, डाई एटॉमिक बोलेंगे, दो है साथ में, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ओजोन की बात करें, तो ओजोन जो होता है ना, उसमें 3 ऑक्सीजन साथ में होते हैं, तो O3 हो गया, तो 3 एक साथ है, पोली एटॉमिक, मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा है। इसी तरीके से जो फॉस्फोरस होता है, वो 4 फॉस्फोरस एक साथ होता है, P4 होता है, अकेला नहीं रह सकता, ठीक है। तो ये पोली एटॉमिक हो गया, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, पोली एटॉमिक, तो जब भी 3 से ज्यादा होगा तो हम पोली एटॉमिक बोलेंगे, ठीक है, या फिर टेट्राएटॉमिक भी बोला जा सकता है, तो हम पोली एटॉमिक बोलते हैं बेसिकली। तो अभी देखो, कभी कभी ऐसा होता है एटम डिफरेंट एलिमेंट के कंबाइन होते हैं एक दूसरे के साथ, मतलब अलग अलग एलिमेंट के कंबाइन हो रहे हैं, तो वो जो बनाएंगे उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो जब सेम एलिमेंट के कंबाइन होते हैं, जब सेम एलिमेंट के एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट। लेकिन जब डिफरेंट एलिमेंट के कंपाउंड हो, डिफरेंट एलिमेंट के जो एटम्स ऑफ कंबाइन होंगे, तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो देखो यहाँ पे वाटर बच्चा, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो अलग अलग है, हाइड्रोजन अलग है, ऑक्सीजन अलग है, तो ये क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, समझ रहे हो। तो ये एक अलग है और उसके साथ कुछ अलग आ गया, ठीक है, कुछ अलग आया, कुछ हेट्रो आ रहा है, तो हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। चलिए, thus the compounds are formed by chemical attraction between the different element। तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट। तो कंपाउंड मतलब क्या होता है, अलग अलग एलिमेंट है, व्हेन 2 or more elements combine that is called as a compound। ये सब हमने पढ़ा है ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब मॉलिक्यूलर मास और कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए बच्चों, हालांकि मॉलिक्यूलर मास तो आप एक बार में समझ जाओगे, मुझे पता है, लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ मोल तुम्हें शायद एक बार में ना समझ में आए, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम इस वीडियो को यहां से आगे बहुत ही आराम से देखना और 2-3 बार रिपीट भी कर लेना, शायद तुम्हें एक बार में ना समझ में आए, तो 2-4 बार रिपीट करोगे तो आसान हो जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, हमें मॉलिक्यूल मतलब समझ में आ गया है, ठीक है, कि जब सेम एलिमेंट होंगे तो हम क्या बोलते हैं, सेम एटम्स होंगे तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट बोलेंगे, जब अलग अलग एलिमेंट होंगे तो हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। तो उसका वजन कितना है उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। तो देखो, मॉलिक्यूलर मास मतलब क्या होता है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। उसके अंदर जितना भी एटम है, सबको जोड़ने के बाद जो हमें मिल रहा है, सिंगल मॉलिक्यूल मिल रहा है, उसका
मतलब एक मॉलिक्यूल में जितने भी एटम्स है उसको जोड़ना है, उसका एटॉमिक मास को जोड़ना है, तो इट इज कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर मास। समझाता हूं लाइक एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास इज ऑल्सो एक्सप्रेस इन यूनिट डाल्टन। तो जैसे एटॉमिक मास को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, डाल्टन से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से मॉलिक्यूलर मास को भी हम डाल्टन से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एट द एंड सम ऑफ एटॉमिक मासेस ही है वो। देखते हैं लेट्स सी हाउ टू रिड्यूस द मॉलिक्यूलर मास, कैसे निकालते हैं। तो मान लो कि बच्चा मेरे पास पानी है, ये एक टेबल है जो आपके टेक्स्ट बुक में था, मैं आपको एकदम अच्छे से समझाता हूं एक एक चीज, ध्यान से देखना। तो मेरे पास पानी का मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, तो यहाँ पे क्या है बच्चा, मॉलिक्यूल कौन सा है, H2O। यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल, ये क्या है, H2O है। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या क्या है इसमें बच्चा, बताओ क्या क्या चीजें हैं इसमें, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अच्छा, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है, ये हमें याद रखना है, हम याद कर लेंगे, मैंने पीछे एक चार्ट दिया था तुम्हें। तो इसका 1 है, इसका 16 है, खैर तुम्हें एग्जाम में दिया भी रहेगा। अब क्या बोला, नंबर ऑफ एटम्स इन द मॉलिक्यूल। बच्चा हाइड्रोजन कितना है इस मॉलिक्यूल में, 2 है। ऑक्सीजन कितना है बच्चा इसमें, 1 है। अब मुझे क्या करना है, एटॉमिक मास इंटू नंबर ऑफ एटम्स। तो एटॉमिक मास कितना है, 1, नंबर ऑफ एटम कितना है, 2, तो 1 इंटू 2 यहां पे लिख दिया मैंने। क्या आएगा आंसर, 2 आएगा। तो मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट कितना हो गया, तो इसमें कितना हाइड्रोजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है वजन, 2, 2 डाल्टन। ऑक्सीजन 1 है, तो 16 1 जा क्या होगा, 16 होगा। तो ऑक्सीजन का वजन कितना है इसमें, 16, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 18। समझ में आया कैसे करते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू सम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटॉमिक मासेस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ, तो जितना भी एटॉमिक मास है इसमें, जितने भी एटम है सबका मास हमें जोड़ना है एक साथ, सबको एक साथ जोड़ना है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर क्या निकल गया, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई बाय 2 क्यों लिखा है बच्चा यहाँ पे, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, कितना ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना था, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहां पे आ गया था 2, यहां पे कितना आ गया था, 16, दोनों को मिला के कितना है, 18। समझ गए, सिंपल। ये सब याद नहीं भी रहेगा तो चलेगा, इतना आना चाहिए तुमको, कोई भी एक तरीके से तुम जोड़ लो। सिमिलरली बच्चा कार्बन डाइऑक्साइड का देखो, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन है ऑक्सीजन है, कार्बन कितना है, 1 है, ऑक्सीजन कितना है बच्चा, 2 है, कार्बन का मास कितना है, 12, ऑक्सीजन का मास कितना है, 16, 12 1 जा 12, 16 2 जा 32। मतलब यहां पे क्या हो रहा है, कार्बन कितना वजन दे रहा है, 12, ऑक्सीजन 2 है ना, 16 और 16 2 तो 32, तो 12 और 32 दोनों मिला के कितना हो जाएगा, 44। समझ आया क्या, ये दिख रहा है आपको, हाँ दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हो गया बच्चा। तो सिंपल है, याद रखो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालोगे, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन मल्टीप्लाई बाय 1 क्योंकि एक कार्बन है, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। चलिए ग्रेट। अब यहाँ पे इसी तरीके से नाइट्रिक एसिड है जो बच्चों आप करोगे, यहाँ पे देखो एक हाइड्रोजन है, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन है, ये चार्ट तो तुम्हें समझ आ ही गया होगा। तो हमने क्या किया, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 क्या होगा, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सबको जोड़ना है। कितना हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, कितना नाइट्रोजन, कितना नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन, कितना ऑक्सीजन, 3 ऑक्सीजन, सब जोड़ जाके तुम्हारे पास 63 डाल्टन आएगा। यूनिट लास्ट में यू लिखना है, डाल्टन, आसान है। तो यहां तक आपको अगर मॉलिक्यूलर मास समझ में आ गया होगा, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड क्या होगा बच्चों, बताओ मुझे, 56U। कैसे, कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन दोनों को जोड़ो आपको मिल जाएगा। सिमिलरली मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम प्लस क्लोरीन का जोड़ के क्या आएगा, 95U, और सिमिलरली NaCl का आ जाएगा 58.5U। तो ये मैंने कुछ लिखा है जो आप देख लो, कुछ क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर लेना। एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आप कैलकुलेट कर लेना, हमने पीछे करा भी था। अब हम बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जल डालता हूं अंदर जिससे मेरे को थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो बहुत गंदा आवाज करता है, काफी लंबी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हम लगातार, 33.52 मिनट्स। चलिए तो बच्चों आगे बढ़ते हैं, मैं भूल जाता है यार बोलना हर बार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब मोल का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझते हैं जरा, ठीक है। When elements and compounds take part in chemical reaction, their atoms and molecules that react to each other, and therefore it is necessary to know the number of their atoms and molecules. कुछ नहीं समझा तो भी ठीक है। देखो यार, ये रिएक्शन देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला के मुझे पानी मिलता है, ये तो मुझे पता है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि जो वाटर है उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर इसमें कितने एटम्स हैं, या फिर कितने पार्टिकल्स हैं। यहां पे आता है तुम्हारा मोल कॉन्सेप्ट, नहीं समझे। मान लो कि यहां से मैं एक चुल्लू 1 ग्राम पानी ले रहा हूं, मैंने कितना लिया, 1 ग्राम पानी लिया।
इस 1 ग्राम पानी में कितना एटम है। ये हो गया मोल कॉन्सेप्ट। समझ गए। मान लो कि मेरे पास ये फोन है, ये फोन किसी मेटल से बना हुआ है, मान लो कि आयरन से बना हुआ है, तो ये फोन का वजन है मान लो 100 ग्राम, तो इस 100 ग्राम में कितने एटम्स हैं, ये होता है मोल कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया। चलिए कोई बात नहीं। हाउ मेनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आर टेकन पार्ट इन दिस केमिकल रिएक्शन, कितना हाइड्रोजन और कितना ऑक्सीजन मिलकर के ये बनाएगा, इसको बोलते हैं मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, या फिर इसमें कितना हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, या फिर कितना एटम है। चलिए कोई बात नहीं, देखते देखते चीजें बहुत इजी है, टेंशन मत लो आप। तो however while carrying out a chemical reaction it is necessary to convenient to measure out the quantities that can be handled instead of counting the numbers of atoms and molecules। तो देखो जब हम केमिकल रिएक्शन करते हैं तो हमें ऐसे गिनने की जरूरत नहीं होती कि कितना ऑक्सीजन है कितना हाइड्रोजन है, हम वजन से काम चला लेते हैं। तो x इसका मास है, इसका y मास है, तो मुझे x प्लस वाई मास मिलेगा, जो मॉलिक्यूलर मास वाला भी कॉन्सेप्ट था। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मोल इज यूजफुल फॉर दिस पर्पज। तो अब इसमें कितने एटम्स होंगे इससे हमें जानना है। तो मॉलिक्यूलर मास तो हमें पता है, लेकिन हमें एटम कितने होंगे ये जानने के लिए हम क्या करते हैं, मोल वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। अब ये लाइन देखो, अ मोल इज द क्वांटिटी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच मास इन ग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस इज डाल्टन। नहीं समझा। देखो मोल मतलब कुछ भी अलग नहीं है, बस तुम्हें जो डाल्टन में उसको तुम्हें क्या कर देना है, ग्राम में लिख देना है। इतना सिंपल है कि लोग को समझ नहीं आता। तो एग्जांपल करो कि एटॉमिक मास मतलब क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास बेसिकली। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स आर, तो कार्बन का 12 है तुम्हें पता है, नाइट्रोजन का सोडियम का सॉरी 23 है, कैल्शियम का 40 है। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ सम एलिमेंटल मॉलिक्यूल्स मतलब डायटॉमिक वाले का क्या होता है, हाइड्रोजन का यार 2 है, ऑक्सीजन का 32 है, और नाइट्रोजन का 14 इंटू 2 28 है। तो यहाँ पे ऐसे क्यों लिखा है हमने, क्योंकि एक हाइड्रोजन का वजन 1 है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 है ना हाइड्रोजन, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ऑक्सीजन का 16, कितने ऑक्सीजन है, 2। नाइट्रोजन का 14, कितने नाइट्रोजन है, 2। तो अब इससे ये हमें मास पता है। इसी मास के आगे बच्चा, ठीक है, इसी मास के आगे, गिव मी अ सेकेंड बच्चा पार्टी, गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। ओके, सो सॉरी फॉर द डिले, मतलब मैं इसको एडिटिंग में सही कर दे रहा हूं। लेकिन यहां पे देखो, तो ये सब तो हमको पता है। अब इसी के आगे बच्चों अगर मैं ग्राम लगाते जाता हूं, ठीक है, ग्राम लगाते जाता हूं, तो ये क्या हो गया, 1 मोल हो गया। मतलब है 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल कार्बन। सिंपल है कि नहीं, बताओ मुझे। 23 ग्राम ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ सोडियम। सिंपल है कि नहीं, तुम्हें बताओ। 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कैल्शियम। ठीक है, कितना सिंपल है बता दो मुझे। सिमिलर 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है। अब देखो सिमिलरली बच्चों मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड्स की अगर बात करें तो वाटर का क्या आता है, 18। तो 18 ग्राम ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर। 1 मोल वाटर मतलब अगर कोई पूछेगा तो कितना, 18 ग्राम वाटर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड 44, तो 44 ग्राम लगा दो, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड। सिमिलरली HNO3 63 के आगे ग्राम लगा दो, 1 मोल HNO3। तो बस तुम्हें जो डाल्टन में मिल रहा है ना उसको ग्राम कर दो। मान लो अगर कोई भी चीज का डाल्टन में आ रहा है 15 डाल्टन, या आ रहा है एटॉमिक मास, तो तुम बोल दो कि 15 ग्राम मतलब इसका 1 मॉलिक्यूल, 1 मोल, सॉरी 1 मोल, 15 ग्राम मतलब इस चीज का जो भी है ये x है उसका 1 मोल हो जाएगा। सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑल द सब्सटेंस आर एक्सप्रेस्ड इन यू डाल्टन। तो मॉलिक्यूलर मास को हम यू से करते हैं और इसको हम लोग मोल से करते हैं। क्या करते हैं, इसको हम लोग मोल से करते हैं। तो व्हेन द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन दिस सब्सटेंस आर एक्सप्रेस्ड इन जी, जब इन्हीं को हम जी में एक्सप्रेस करेंगे, दे आर इक्वल टू 1 मोल ऑफ द रेस्पेक्टिव सब्सटेंस, जो कि मैंने आपको बताया। चलिए ग्रेट, यहां तक अगर समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज द मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मतलब किसी भी चीज का 1 मोल मतलब क्या होता है, उसी चीज का मास। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम में ले रहे हैं डाल्टन की जगह। तो ऐसा यूनिट क्या है, MOL मोल है। और नंबर ऑफ मोल्स का एक फॉर्मूला है, N से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर ऑफ मोल्स को। यूनिट मोल है, N से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एक फॉर्मूला है मास ऑफ द सब्सटेंस इन ग्राम। जो भी आपके पास सब्सटेंस है उसको ग्राम में डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस। तो अभी आपको क्वेश्चन करेंगे तो तुमको समझ में आएगा। तो अब एक और कॉन्सेप्ट होता है एवोगाड्रोस नंबर। समझाता हूं मैं तुमको एवोगाड्रोस नंबर। देखो, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कांस्टेंट। अगर मैं कहता हूं 1 मोल ऑफ वाटर, तो आपको पता है 18 ग्राम ऑफ वाटर है। ठीक है, 18 ग्राम वाटर मतलब कितना होगा, 1 मोल ऑफ वाटर। तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो एक कांस्टेंट नंबर है। ये कांस्टेंट दिया था एक इटालियन साइंटिस्ट ने जिनका नाम था एवोगाड्रो, और इसी के लिए हम इसको बोलते हैं एवोगाड्रोस नंबर और रिप्रेजेंट करते हैं Na से।
नहीं समझा, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। तो ये साइंटिस्ट ने बताया एक्सपेरिमेंट करके कि किसी भी चीज के एक मोल के अंदर कितना, 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 इतने मॉलिक्यूल्स, पार्टिकल्स या आइटम्स होंगे। ठीक है, तो किसी भी अ मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी चीज का एक मोल ले लेंगे तो उसमें कितना होगा 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, एटम्स या पार्टिकल्स। इसी को हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। सिंपल समझाता हूं बच्चों, एक दर्जन बनाना मतलब क्या होता है, 12 केले। एक दर्जन केला मतलब कितना होता है, 12 केला इन पीस। इसी तरीके से 1 ग्रॉस नोटबुक मतलब क्या होता है भैया, 144 नोटबुक। इसी तरीके से 1 मोल ऑफ एनीथिंग मतलब क्या होता है, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अगर मैं तुमको कहता हूं कि मेरे पास 1 मोल पानी है, मतलब इसके अंदर कितने पानी के मॉलिक्यूल्स है, 6.022 इंटू 10⁻23। कितना बड़ा नंबर है, सोच के देखो, समझ गए। तो ए मोल ऑफ एनी सब्सटेंस स्टैंड फॉर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी तुमसे पूछेगा एवोगाड्रोस नंबर तो उसको बोलेगा एक दर्जन केला मतलब 12 केले, एक ग्रॉस नोटबुक मतलब 144 नोटबुक। इसी तरीके से बच्चा एक मोल किसी भी चीज का, उसमें कितना मॉलिक्यूल्स, 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, और इसी को हम कहते हैं एवोगाड्रोस नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एवोगाड्रोस नंबर को हम NA से रिप्रेजेंट करते हैं, एवोगाड्रोस नंबर ऐसे। तो अभी देखो, पानी मतलब 18, इसका क्या है 18 ये क्या है डाल्टन, इसका मॉलिक्यूलर मास है ये। मतलब अगर 18 ग्राम ले लूंगा तो 1 मोल बन जाएगा। इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। समझ में आया क्या होता है इसका मतलब। चलो, इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का दिया है, कुछ क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके नीचे डाल देना चैट में आंसर। ठीक है, चैट कह रहा हूं मैं आपको, ये आपका क्या बोलते हैं, कॉमेंट्स में आंसर डाल देना। अब कुछ एग्जाम्पल्स है बच्चों, जिस एग्जाम्पल्स को भी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो कितना प्यारा एग्जांपल है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर इन 66 ग्राम ऑफ कार्बन। पूछ रहा है कि मेरे पास 66 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है मेरे पास, और मुझे पूछा इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, निकालना है ये। तो देखो हमें कुछ डेटा पता है जो अभी हमने पढ़ा, तो निकालते हैं। सॉल्यूशन मान लो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2। तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना निकल जाएगा, कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले निकाला था 44। कैसे निकालेंगे देखो, मैं तुम्हें बता भी देता हूं एक बार फिर से, कि क्या करो, कार्बन कितना है, एक कार्बन है तो कार्बन मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन मल्टीप्लाई बाय 2। कार्बन का मास कितना होता है 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है 16 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या आ जाएगा 12 प्लस 32, क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। क्लियर हो गया कैसे आए, अब आगे नहीं बताऊंगा चलो, तो ये अगर क्लियर हो गया तो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 44, ये क्लियर हो गया। तो देखो, द नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन कार्बन डाइऑक्साइड, गिवन कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मोल्स होंगे, इसका एक फॉर्मूला था, याद करो। मास ऑफ दैट सब्सटेंस, तो मास कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का ग्राम में, मॉलिक्यूलर मास, तो मास कितना दिया हमें 66 दिया है, और मॉलिक्यूलर मास हमने 44 निकाला, दोनों को डाल दिया, आंसर क्या आ जाएगा 1.5 मोल। अभी जो मुझे आंसर मिला वो मोल है। मुझे पता है कि किसी भी चीज के एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स होता है, एक मोल में इतना मॉलिक्यूल्स। तो 1.5 मोल में कितना कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल होगा, वो इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से। अगर एक मोल में इतना है तो 1.5 में कितना होगा, इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो 1.5 से। तो ये जो भी आंसर आएगा वो आएगा 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो अगर मेरे को कोई पूछता है कि 66 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितने मॉलिक्यूल्स है, तो मैं क्या बोलूंगा 9.033 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सिंपल है, ठीक है। चलो, तो इसको ब्रैकेट बनाओ ऐसा और खत्म करो आंसर को। सेम एक और क्वेश्चन बोला, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इन दैट 90 ग्राम ऑफ वाटर। तो आपको पता है क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखो, मॉलिक्यूलर मास लिखो, नंबर ऑफ मोल्स इन गिवन वाटर लिखो। तो मास ऑफ वाटर कितना दिया है 90 ग्राम लिख दो, डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास 18, आंसर क्या आएगा 5 मोल। अब आपको पता है एक मोल में कितना है, इतना है, तो 5 मोल में कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय ये नंबर, आंसर जो आएगा वो आएगा 30 इंटू 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। सिंपल, इस पे ब्रैकेट बनाओ, काम तमाम। लेट्स मूव फर्दर। एक और क्वेश्चन है, इफ 0.2 मोल ऑफ अ सोडियम क्लोराइड आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कुड बी टेकन। अगर मुझे 0.2 मोल कार्बन सोडियम क्लोराइड चाहिए तो मुझे कितना ग्राम लेना चाहिए, उल्टा क्वेश्चन पूछा। ठीक है, पहले क्या पूछ रहे थे, अपने को ग्राम में वैल्यू दे रहे थे, पूछ रहे थे कितना मोल है, ठीक है, कितना मॉलिक्यूल्स है। अब बोल रहा है इतना मोल है तो तुम्हें कितना ग्राम में चाहिए। ठीक है, एटॉमिक मास दिया है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन भी दिया है, सोडियम का भी दिया है। देखो गिवन क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम क्लोराइड कितना है 0.2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स, सॉरी ये मोल्स मॉलिक्यूल्स बोल दिया मैंने, नंबर ऑफ मोल्स कितना दिया सोडियम क्लोराइड का 0.2 मोल दिया है। अच्छा, फाइंड क्या करना अपने को, मास इन ग्राम ऑफ 0.2। अगर 0.2 मोल है तो ग्राम में कितना होगा सोडियम क्लोराइड। देखो अब सॉल्यूशन क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू क्या है 23 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस
देखो सोडियम 23 कितना है, 1 है, ठीक है। क्लोरीन 30.55 ये दिया हुआ है हमें, कितना है, 1 है, तो 58.5 हो गया, ठीक है। तो ये टोटल करके क्या आएगा आंसर, 58.5 आ गया। अब मुझे ढूंढना क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन NaCl। तो इसका फॉर्मूला क्या था मेरे पास, मास ऑफ दैट सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो यहां पे देखो नंबर ऑफ मोल्स तो मुझे दिया था 0.2, मास कितना दिया था मुझे यहाँ पे इन ग्राम, मुझे नहीं पता, वही तो ढूंढना है। और मॉलिक्यूलर मास कितना निकाला मैंने, 58.5 NaCl का। क्या बच्चा, ये जो ये है, ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर जाएगा तो मास ऑफ NaCl इन ग्राम इज इक्वल टू 8.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2। तो आंसर क्या आएगा, 11.7 ग्राम चाहिए मुझे। डब्बा बनाओ, काम करो। समझ में आया? बस तभी से हमें क्या करना था, ये वाली वैल्यू ढूंढनी, ये वाली वैल्यू ढूंढनी थी। अब ये वाली वैल्यू दी है, ये ढूंढना है, बस दैट्स सिंपल। सिमिलरली ये भी एक क्वेश्चन है, ये आप खुद कर लेना, आपके लिए होमवर्क है। मैं आपको एनिमेशन दिखा देता हूं, अब देख लो आराम से, ठीक है। तो यहां तक आई होप कि सभी को सब कुछ क्लियर हो गया होगा। देयर आर सर्टेन क्वेश्चन जो आपसे पूछना चाहता हूं। तो 7th क्वेश्चन है, मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये आपको कैलकुलेट करके डालना है। फिर 90 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन्स डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O, ये भी आपको कैलकुलेट करके डालना है, हमने अभी सीखा भी था, एक बार आप प्रैक्टिस करो और डालो, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl इज इक्वल टू डैश डाल्टन, ये भी आपको बताना है, ये भी अभी हमने कैलकुलेट करा था। आप वापस करो और फिर आप कॉमेंट्स में जरूर डालना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। क्लियर हो गया? सो आई होप कि यहां तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे चलते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब जिस कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है वैलेंसी। अब वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये दो ऐसे टर्म है जो बच्चों को हमेशा कंफ्यूज करते हैं। एक एक करके समझते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वैलेंसी। तो वैलेंसी क्या होता है, द कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एक एलिमेंट की कैपेसिटी टू कंबाइन इज कॉल्ड एज वैलेंसी। मतलब मान लेते हैं कि मेरे पास सोडियम करके एक एलिमेंट है और मेरे पास क्लोरीन एक एलिमेंट है, तो ये दोनों एलिमेंट कंबाइन होकर के, ये दोनों एलिमेंट कंबाइन होकर के मुझे कुछ प्रोडक्ट देंगे। तो दो एलिमेंट की कंबाइन होने की कैपेसिटी या फिर किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होने की कैपेसिटी को हम वैलेंसी कहते हैं। तो ये तो समझ में आ गया, वैलेंसी मतलब क्या है, कैपेसिटी टू कंबाइन। नाउ लेट्स मूव फर्दर। अब यहां पे देखिए, एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर, एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं इन अ डिफाइनेड प्रोपोर्शन टू फॉर्म कंपाउंड। जैसे कि सोडियम और क्लोराइड, ठीक है, सोडियम और क्लोरीन दोनों एक दूसरे से कंबाइन करते हैं एक डिफाइनेड प्रोपोर्शन में और फॉर्म करते हैं सोडियम क्लोराइड, जिसको NaCl मतलब कि कॉमन सॉल्ट। और इनका जो प्रोपोर्शन होता है 1:1, मतलब एक सोडियम और एक क्लोरीन मिल करके बनाते हैं एक NaCl का मॉलिक्यूल। इसी तरीके से मैं वाटर का भी बोल सकता हूं, H और O, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं और H2O बनाते हैं। तो यहां पे जो होगा, दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन मिलकर के एक वाटर का मॉलिक्यूल बना रहा है। तो कंबाइनिंग कैपेसिटी, किस तरीके से दो एलिमेंट एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है या फिर एक एलिमेंट किसी और एलिमेंट के साथ जुड़ रहा है, उसको हम बोलते हैं वैलेंसी। स्टूडेंट्स, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, अगर मैं किसी भी एक एटम की बात करता हूं तो उसके अंदर जितने भी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एज इट्स एटॉमिक नंबर। जैसे कि ये एक एटम है और इस एटम के अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, और आपको तो पता ही होगा कि एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। इसका मतलब कि जितने उसमें इलेक्ट्रॉन है उतना ही उसमें प्रोटॉन भी होगा, तो जितना प्रोटॉन है उतना इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक लेटर Z से। अभी एटॉमिक मास को हम A से रिप्रेजेंट कर रहे थे और एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका बताता हूं मैं आपको। एटॉमिक नंबर है ना, N को उल्टा करो, Z हो गया, तो एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा बच्चों, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगला लाइन है, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एलिमेंट्स ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोला जा रहा है कि द कंबाइनिंग कैपेसिटी, सॉरी फॉर द रॉन्ग रीडिंग, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी डिपेंड करती है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम के अंदर कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। जैसे अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, तो यहां पे आप देखिए इसके लास्ट वाले सेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाले सेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन है। तो इसको मैं क्या कहता हूं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो, और इसकी कैपेसिटी क्या हो गई कंबाइन करने की, उसको बोलता है वैलेंसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के एटम में लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या है उसको बोलते हैं वैलेंसी। बहुत अच्छे से समझेंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए।
द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट कैन बी इजिली फाउंड बाय द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट का या फिर किसी भी एटम का अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कारण मैं उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूं। देखते हैं जैसे सोडियम, तो सोडियम में 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो सो द वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज 1। लास्ट के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? एक। अब आप सोच रहे होगे कि भैया ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, थोड़ा सब्र करो आगे बताता हूं। क्लोरीन 287 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7, तो ये इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं। सिमिलरली पोटेशियम के 2881, तो इसके लास्ट के सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? एक। क्लियर है यहां तक? अब थोड़ा ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिस्ट्रीब्यूशन होता है इलेक्ट्रॉन का, कि एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा इन वेरियस ऑर्बिट, जितने भी ऑर्बिट है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ द एटम ऑफ दैट एलिमेंट। तो देखो जैसे कि मान लो कि ये मेरे पास एक एटम है, ये क्या है? पोटेशियम का एक एटम है, और इसका एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, तो कौन से शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस पोटेशियम के पहले सेल में 2 है, दूसरे में 8 है, तो दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले शेल का नाम होता है के शेल, दूसरे शेल का नाम होता है एल शेल, तीसरे सेल का नाम होता है एम शेल, और चौथे सेल का नाम होता है एन शेल। ये सब आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। स्टूडेंट, होल्डिंग कैपेसिटी पहले सेल की होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, तो देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे सेल की होती है 8 इलेक्ट्रॉन की, तीसरे सेल की होती है 18 इलेक्ट्रॉन की, चौथे सेल की होती है 32 इलेक्ट्रॉन की, और इस तरीके से आगे जाता है। अब आप सोच रहे हो भैया मुझे कैसे पता चलेगा इसके बाद क्या आता है? तो देयर इज अ फॉर्मूला, वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूं। वो फॉर्मूला है 2n²। यहां पे n है नंबर ऑफ ऑर्बिट। तो मान लेते हैं फॉर्मूला हमारा 2n² है, और एक कॉन्सेप्ट बोर्ड पे समझते हैं इस चीज को। अगर मेरे n की वैल्यू 1 है, मतलब मेरे पहले ऑर्बिट में, तो फॉर्मूला में डालूंगा मैं 2n² में 2, n के जगह पे 1, तो 1 का स्क्वायर तो 2 आ गया। सिमिलरली अगर n की वैल्यू 2 है, तो अगर मैं फॉर्मूला में n की जगह 2 डालूंगा, 2 का स्क्वायर 4 और मल्टीप्लाई बाय 2 8, तो दूसरे ऑर्बिट की कैपेसिटी कितनी हो गई? 8 इलेक्ट्रॉन की। सिमिलरली अगर मैं तीसरे में देखता हूं तो कैपेसिटी कितनी है? 18, चौथे में 32, 2n² इस फॉर्मूला में डाल के मैं निकालता हूं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इसी तरीके से आगे ये चीज जाएगा। तो किस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, किस तरीके से हम एक सेल की कैपेसिटी निकालते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज वैलेंसी, ये 4 चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए अब तक। मूविंग फर्दर बच्चों, इफ द एटम्स ऑफ अ एलिमेंट हैज ओनली वन ऑर्बिट, मान लेते हैं कि अगर किसी एटम में, किसी भी एलिमेंट के एक एटम में खाली एक ऑर्बिट है, एंड दैट ऑर्बिट हैज 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके पहले ऑर्बिट में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, द एलिमेंट इज स्टेबल विद अ डुप्लेट स्टेट, तो उस एलिमेंट को हम बोलते हैं स्टेबल है और वो डुप्लेट स्टेट में है। तो पहली जो शेल होती है, पहली वाली जो शेल होती है, उसकी कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की, और अगर उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसको बोलते हैं डुप्लेट, और ये स्टेबल है। इसको जितने की जरूरत थी उतना इसके पास है। सिमिलरली बच्चों, अगर एक एटम है किसी एलिमेंट का और उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, देन हम कहते हैं कि एलिमेंट स्टेबल है विद ऑक्टेट स्टेट। तो जैसे मान लेते हैं नियॉन, नियॉन का ये एटॉमिक नंबर होता है 10, तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है तो उसका डुप्लेट तो स्टेबल हो ही गया। साथ में इसका लास्ट वाले सेल की कैपेसिटी है, जो सेकंड सेल है, 8 इलेक्ट्रॉन्स की, और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मैं क्या बोलता हूं? ऑक्टेट स्टेट है। तो अगर 2 वाली कैपेसिटी वाले सेल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोलता हूं डुप्लेट स्टेट है। 8 कैपेसिटी वाले सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स है तो मैं क्या कहता हूं? ऑक्टेट स्टेट है। क्लियर हो गया? काफी सिंपल है। लेट्स मूव फर्दर। स्टेबल एलिमेंट्स डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, तो जिस भी एलिमेंट के लास्ट सेल में 8 होगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन होगा, लास्ट वाला जो भी सेल होगा उसमें अगर 2 या 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेगा, हेंस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड। इसलिए जो नोबल गैसेस होते हैं वो कभी कंपाउंड नहीं बनाते। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑल अदर एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट आर अनस्टेबल। बाकी सारे एलिमेंट जिसके भी लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है वो सारे ही अनस्टेबल हैं, और वो क्या करता है? कंपाउंड बनाते हैं। एग्जांपल के लिए सोडियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा। तो बच्चों ये सोडियम है और ये मैग्नीशियम है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं क्या कहता हूं कि यहां पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये स्टेबल नहीं है। थोड़ा अच्छे से समझते हैं इस बात को। इन ऑर्डर टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट दे बिकम स्टेबल एंड बिकम स्टेबल, तो अपने ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए और खुद को स्टेबल करने के लिए दे एंटर इनटू केमिकल रिएक्शन। ये क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन करते हैं और कंपाउंड फॉर्म करते हैं। एटम ऑफ दिस एलिमेंट बिकम स्टेबल आइदर बाय गिविंग और टेकिंग इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये लोग स्टेबल बनने के लिए क्या करते हैं? एक तो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, एक तो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, या फिर शेयरिंग एंड पेयरिंग करते हैं। दोनों ही
दोनों ही समय में कुछ बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, जिसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, मेरे पास सोडियम है और यहाँ पे मेरे पास फ्लोरीन है, ठीक है। अब ये सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो एक ब्लू इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, अब ये भी स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया, और ऐसे करके दोनों ने कंपाउंड बना ली। तो यहाँ पे बेसिकली शेयर करके एक कंपाउंड बना है। और एग्जांपल लेते हैं, टेंशन मत लो। जब गिविंग और टेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब सोडियम ने दिया और फ्लोरीन ने लिया, लिया या दिया, तो जो बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। जब कोई एक देता है और दूसरा लेता है, कंप्लीट शेयरिंग हो रहा है, समझ रहे हो, पूरा का पूरा ये वाला उठ के इसमें चला गया, कंप्लीट शेयरिंग हो रहा है, ये कंप्लीटली ले रहा है, तो हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड बना। आयोनिक बॉन्ड को ही इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। लेट्स मूव फर्दर, वैलेंसी पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये एग्जांपल तो हमने देख ही लिया। तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय सोडियम एंड टेकन बाय फ्लोरीन, वन इज अ होल नंबर। कभी भी आधा इलेक्ट्रॉन नहीं जाता, फ्रैक्शन में चीजें नहीं होती है, होल नंबर में होती है, स्टार्टिंग विथ वन। Let's move further. The number of electron that are given away or taken away is always a whole number. अगला, therefore valency is always a whole number. इसीलिए वैलेंसी क्या होगा, हमेशा होल नंबर होगा। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। The capacity of an element to combine is called as dash, जल्दी बताइएगा चैट में। उसके अलावा एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय डैश, ADNAZ, किससे डिनोट करते हैं ये भी आप बता दीजिएगा कमेंट्स में। वैलेंसी ऑफ सम एलिमेंट, कुछ एलिमेंट्स की वैलेंसी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। तो देखिए मेरे पास एलिमेंट है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 2 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो लास्ट में, तो एक है, इसमें लास्ट में दो है, इसमें एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, तो ऐसे। अब वैलेंसी मतलब क्या होता है कि इसको क्या करना है, इसके पास एक ही शेल है, एक जो पहली शेल होती है उसकी कैपेसिटी 2 की होती है। तो अब ये क्या कर सकता है, लास्ट का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो किसी को दे के पूरा खाली हो सकता है, या फिर किसी से एक ले करके अपने आप को भर सकता है। तो एक ले लेगा ये, ठीक है, या फिर दे देगा, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई। कंबाइनिंग कैपेसिटी एक ही ले सकता है या दे सकता है। अब यहां पे देखो, दो चाहिए था, दो तो है ही, तो कुछ नहीं करेगा, वैलेंसी 0 हो जाएगी हीलियम की। सिमिलरली लिथियम में देखो, लास्ट के सेल में 2 है, ठीक है। अब सेकेंड जो सेल होता है, यहां पे सेकेंड सेल है ना, पहला सेल सेकेंड सेल, इसकी कैपेसिटी होती है 8 इलेक्ट्रॉन्स की, ऑक्टेट। तो ये क्या कर सकता है, एक किसी को दे सकता है या 7 ले सकता है। अब ज्यादा आसान क्या है, एक देना या 7 लेना? ऑफ कोर्स एक देना, तो एक डोनेट कर देगा, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, एक देने की शक्ति है इसके पास। अच्छा, ये बेरिलियम 2, तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, 2 दे देगा। अब 6 लेने से तो अच्छा है कि 2 दे दे। सिमिलरली 3, ये क्या कर सकता है, 4 ले सकता है या 3 दे सकता है, 3 दे देगा, तो इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 3। सिमिलरली कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, शेयरिंग एंड पेयरिंग करता है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है, किसी और चैप्टर में। नाइट्रोजन क्या करता है, यहाँ पे 5 है। अब क्या कर सकता है भाई, एक तो 5 का 5 दे सकता है 8 होने के लिए और खाली हो जाएगा, या फिर ये क्या कर सकता है, किसी और से 3 लेकर के 8 कर सकता है। ज्यादा आसान क्या है, 3 ले लेना, तो इसकी वैलेंसी क्या होगी, 3 हो गई। सिमिलरली बच्चों, इस चार्ट में भी आपको उसी तरीके से कैलकुलेट करना है, आपको सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो 8 है लास्ट में, ना तो देने की जरूरत है ना तो लेने की जरूरत है, तो 0 हो गया कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो इस तरीके से ये चार्ट है, आप एक बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, आपको ये और ये तो सिंपल है, लास्ट वाला देख के लिख देने का है। और इसमें क्या करना है, आपको देख लेना है कि देना आसान है या लेना आसान है 8 पूरा करने के लिए, तो आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब एक और कॉन्सेप्ट है वेरिएबल वैलेंसी की। तो वेरिएबल वैलेंसी क्या होता है, अंडर डिफरेंट कंडीशन, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें जो एटम्स होता है एलिमेंट्स का, वो गिव अवे करता है और टेक अवे करता है डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यूजुअली हमने देखा कि चीजें फिक्स्ड होती है, 2 लेगा या 2 देगा, जो भी हमने देखा, ठीक है। लेकिन वेरिएबल वैलेंसी वाला कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि चीजें फिक्स नहीं है, कभी 2 लेगा कभी 3 लेगा, तो कुछ चेंजेस हो सकते हैं, वैरी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इन सच केसेस एलिमेंट एग्जिबिट मोर देन 1 वैलेंसी, तो ऐसे केसेस में एलिमेंट एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाता है, एंड दैट इज कॉल्ड एज वेरिएबल वैलेंसी। एग्जांपल लेते हैं बच्चों, कॉपर है, कॉपर क्या वैलेंसी 1 और 2 दोनों है। तो अगर 1 होगा तो कॉपर +1, अगर 2 होगा तो कॉपर +2। तो जब ये एक डोनेट करता है तो इसको हम बोलते हैं क्यूपरस, जब 2 डोनेट करता है हम लोग बोलते हैं क्यूपरिक। सिमिलरली मर्क्यूरी जब 1 डोनेट करता है तो +1 चार्ज आएगा, 2 डोनेट करेगा तो +2 चार्ज आएगा, तो मर्क्यूरियस और मर्क्यूरिक। सिमिलरली आयरन बच्चों, आयरन एक तो 2 डोनेट कर सकता है, एक तो 3 कर सकता है, तो जब 2 डोनेट करता है तो फेरस, जब 3 डोनेट करता है तो फेरिक। तो ये हो गया वेरिएबल वैलेंसी, कभी 1 कभी 2 कभी 2 कभी 3, ऐसे चेंज हो सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला कॉन्सेप्ट यही तक था। वैलेंसी ऑफ बोरॉन, बोरॉन की वैलेंसी कितनी होगी आपको यहाँ पे बताना है। एटॉमिक नंबर ऑफ डैश इज 14, किसका है, बेरिलियम, एल्यूमिनियम,
पोटेशियम या सिलिकॉन, ये भी आपको बताना है। अब वो लास्ट करते हैं बच्चों वैलेंसी ऑफ सोडियम। थोड़ा सा एग्जांपल लेके समझते हैं चीजों को तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो बच्चों देखो स्टेप्स कैसे वैलेंसी निकालने के लिए। फाइंड आउट द एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम। एटॉमिक नंबर क्या है सोडियम का? Z इज n, नंबर n ना, तो मैंने बोला था आपको उल्टा करो, तो Z इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है? पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और 1, तो 8 और 2 10 और 1 11 हो गया। सिमिलरली फाइंड आउट द सोडियम एटम स्टेबल और अनस्टेबल। आपको फाइंड आउट करना है सोडियम एटम स्टेबल है अनस्टेबल है। तो देखो ना लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, 8 है क्या? नहीं, तो ये अनस्टेबल है। 8 होना चाहिए ना लास्ट में, तो 8 तो नहीं है, तो अनस्टेबल है। तो ये अपनी वैलेंसी को कैसे पूरा करेगा ये हम देखेंगे, टेंशन मत लो। टू बिकम स्टेबल, खुद को स्टेबल करने के लिए ये गिव अवे करता है 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा किसी को, और लास्ट में 8 हो जाएगा, स्टेबल हो गया फिर। ठीक है, फ्रॉम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट एंड एन एटम ऑफ अनदर एलिमेंट इन अ केमिकल रिएक्शन, तो किसी और को दे देगा, जैसे सोडियम ने फ्लोरीन को दे दिया था। चलिए यहाँ पे देखते तो वैलेंसी ऑफ सोडियम क्या हो गया? 1, क्योंकि स्टेबल होने के लिए 1 ये किसी को दे देता है। अच्छा क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 287, मतलब 17 हो गया ना, 8 + 2 10 और 7। और ये क्या करता है, ये स्टेबल है क्या? नहीं, यहाँ पे 7 है, 8 होने चाहिए, तो ये क्या करेगा? 8 होने के लिए किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। तो जैसे सोडियम ने 1 दिया तो शायद सोडियम से ही ले लेगा 1, तो 1 ले करके स्टेबल हो जाएगा ये, तो इसकी वैलेंसी भी हो गई 1। समझ रहे हो? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेकिन आराम आराम से लिखोगे विद टाइम समझ में आ जाएगा। अब देखो बच्चों, यहाँ पे मेरे पास सोडियम है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? 11। क्लोरीन है जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? ये Z ना, तो 17। ये यहाँ पे देखो सोडियम में क्या है? Na, ध्यान से समझो, वही चीज समझा रहा हूं मैं। Na एटम हैज 1 इलेक्ट्रॉन, Na के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है इट्स आउटर मोस्ट सेल में। इफ इट्स लूजेस 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म इट M शेल, जो कि इसका आउटर मोस्ट सेल है अभी के लिए KLM सेल, अगर उसमें से अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो इसका आउटर मोस्ट सेल क्या हो जाएगा? स्टेबल ऑक्टेट हो जाएगा। तो ये वाले सेल में तो है ना, तो ये सेल तो पूरा खाली हो जाएगा, गायब हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। सिमिलरली बच्चों अगर मैं क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन के अगले लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब ये तो 7 लूज कर सकता है या 1 गेन कर सकता है, आसान क्या है? 1 गेन कर लेना। तो अगर ये भाई साहब अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या बोलेगा कि ओए सोडियम तेरे को 1 लूज करना है, और क्लोरीन तेरे को 1 गेन करना है, चल तू ले ले। तो 1 इसमें से उड़ के इसमें चला गया। तो जब इसमें से 1 चला गया तो इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, क्योंकि इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो एक पॉजिटिव चार्ज, देखो पॉजिटिव नेगेटिव बराबर था, 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव 1 ज्यादा हो गया। अच्छा क्लोरीन में पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा बराबर था, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो पॉजिटिव चार्ज कम हो गया, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। समझते हैं। तो भाई साहब क्या हुआ, जब हमारे सोडियम ने क्लोरीन को एक एटम दिया तो सोडियम खुद पॉजिटिव हो गया, क्लोरीन खुद नेगेटिव हो गया। तो मैं क्या कहता हूं, एज सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, लेकिन उसके पास 11 प्रोटॉन तो अभी भी है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन था, तो 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के बाद 10 इलेक्ट्रॉन बचा, लेकिन प्रोटॉन तो अभी भी 11 है, तो उसके पास अब 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है, मतलब 1 प्रोटॉन ज्यादा है। 1 प्रोटॉन ज्यादा तो 1 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और ये क्या बन गया? सोडियम का केटायन बन गया। तो जब किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वो बन जाता है केटायन। मोस्टली ये मेटल्स करते हैं। सिमिलरली अगर क्लोरीन की बात करूं तो क्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, लेकिन अभी भी इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो 17 ही है, 17 प्रोटॉन है, लेकिन 18 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन के मुकाबले। तो अगर 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो 1 निगेटिव चार्ज ज्यादा हो गया इसके ऊपर। जो निगेटिव चार्ज किसी एलिमेंट के ऊपर आ जाता है तो वो एनायन बना लेता है। मोस्टली ये नॉन मेटल्स करते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां से हमें एक चीज समझ में आया कि NaCl जो है इसमें अपोजिट चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो Na and Cl ions being oppositely charged attract each other and are held by strong electrostatic force, क्योंकि अपोजिट चार्ज है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऐसा स्ट्रांगली एक दूसरे के साथ आ जाते हैं और इनके ऊपर एक अट्रैक्शन होता है और बन जाता है NaCl। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, अपोजिट चार्जेस के कारण एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है और ये बन जाता है NaCl। इसी चीज को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस जो है पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के डिफरेंस के कारण एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा है और इसके कारण ये कंपाउंड बन रहा है। इस कंपाउंड को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड या फिर आयोनिक कंपाउंड, और इनके बीच में जो एक संबंध है, जो बॉन्ड है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या फिर आयोनिक बॉन्ड। सिंपल है, सिंपल है। आप एक बार फिर से देखना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। लास्ट एक लाइन, as ionic bond is formed between oppositely charged Na and Cl ions,
देयरफॉर द आयोनिक कंपाउंड NaCl इज हैविंग वेरी हाई स्टेबिलिटी इज फॉर्म्ड। तो क्योंकि यहाँ पे अपोजिट चार्ज है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो इनके बीच में जबरदस्त स्टेबिलिटी होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। क्लियर हो गया? तो यहां तक सारी चीजें खत्म हो जाती है। वैलेंसी ऑफ सोडियम बता दो आप, 2 1 3 4 जो भी है। ऑक्टेट ऑफ डैश इज नॉट कंप्लीट, ZeCl Ne, ये सब आपको बता देना। यहाँ पे हमारा ये वाला पूरा पार्ट खत्म होता है लेक्चर नंबर 2। अब बात करेंगे लेक्चर नंबर 3 का, जो कि अगले इसमें आएगा और फट से मैं डाल दूंगा, 2 दिन के अंदर ही डाल दूंगा बेसिकली। और इसके बाद हम लोग इकोसिस्टम वाला चैप्टर वन शॉट में निपटाएंगे, और मैं कोशिश कर रहा हूँ करंट इलेक्ट्रिसिटी भी वन शॉट में निपटा दूं, फिर एसिड बेस सॉल्व करेंगे। इस तरीके से हम जाएंगे। अगर आपका कोई प्रेफरेंस है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को शेयर करिए हर एक बच्चे तक जिसको भी इसकी जरूरत है, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। एंड हाँ स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक होंगे, उनको जरूर जरूर देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। मैं तो काफी थक गया हूँ रिकॉर्ड करते करते यार, बट आपके लिए कुछ भी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।